हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 12th का। और क्लास 12th में हम लोग जो लेसन नंबर स्टडी करें वो लेसन नंबर 4 है, जिसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो लेसन है इसका मैंने इंट्रोडक्शन अपने प्रीवियस वीडियो में दिया था, आपको याद होगा। और हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था आपके 4th लेसन का, जिसका नेम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। मैंने आपको जरूर बताया था, आपको याद होगा। तो इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको जो बताया था, आपको याद होगा, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया था और आरसीएच के बारे में बताया था। मैं आशा करता हूं कि आपको दोनों ही बातें समझ में आई होंगी। चलिए उसको मैं एक तरीके से रिवीजन कर दे रहा हूं, उसके बाद आगे हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग का टॉपिक कौन सा चल रहा है बेटा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। ये हम लोग का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। इसमें आपको मैंने बताया था कि हमारी कंट्री ही फर्स्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड लेवल की कंट्रियों के जिसने शुरू किया था एक एक्शन प्लान, एक प्रोग्राम जिसका नेम था फैमिली प्लानिंग। अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हो बेटा फैमिली प्लानिंग हु स्टार्टेड फर्स्टली, व्हिच कंट्री स्टार्टेड फर्स्टली फैमिली प्लानिंग? तो आप आंसर क्या दोगे? इंडिया। इंडिया among all the other countries of the world firstly initiate an action plan and the action plan as a form of family planning program। और किस फॉर्म में था वो एक्शन प्लान? एज ए फैमिली प्लानिंग के फॉर्म में ये एक्शन प्लान था। इसको स्टार्ट किया गया हमारी ही कंट्री में, और मैंने आपको टाइम भी बताया था, याद होगा, 1951 में। अब शुरुआत में फैमिली प्लानिंग का रोल ये था कि जो मैरिजेबल कपल्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के द्वारा उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनके नंबर को कम करने का, क्योंकि मोर नंबर में अगर बेबी प्रोड्यूस करते हैं तो श्योर है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो उसको कम करने के लिए बताया गया किसके थ्रू? फैमिली प्लानिंग के थ्रू। इसके बारे में कि जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं, वो जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं एज ए मैरिजेबल पार्टनर्स, तो वो बेबीज के नंबर कम रखें, कम बेबी प्रोड्यूस करें। तो ये था हमारे इसके अंतर्गत, फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत किस तरीके से पॉपुलेशन को रोका जाए। हमारी प्रॉब्लम है आज भी, देखिए हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। तो इसको रोकने के लिए शुरुआत हमारे कंट्री में ही किया गया था और एज अ फॉर्म ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब इसके बाद आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलेट होते हुए और कुछ जोड़ते हुए आगे जो किया उसका नेम था, मैंने आपको बताया था, आरसीएच प्रोग्राम। और आरसीएच प्रोग्राम्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, इसका पहले फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया था बेटा, याद होगा क्या था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स। ये था, ये फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव
हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आपके फैमिली प्लानिंग को भी ऐड कर दिया गया। अब ये था कि ओनली बेबी के प्रोडक्शन को, बर्थ को ही ना रोका जाए, बल्कि अगर बर्थ होता है, कम बेबी प्रोड्यूस होते हैं, तो मदर को और उसके चाइल्ड को भी केयर करना आवश्यक होता है। अगर चाइल्ड को अच्छे तरीके से केयरिंग ना मिलेगी तो श्योर है कि वो हेल्दी नहीं रहेगा। मदर को भी अच्छी केयरिंग नहीं मिली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो वो भी हेल्दी नहीं रहेंगी, तो श्योर है कि उनसे हेल्दी जो बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग के साथ साथ चाइल्ड केयर भी बहुत ही आवश्यक होता है और उसको ऐड किया गया। किसके अंतर्गत ऐड कर दिया गया? तो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू आपके प्रोग्राम के अंतर्गत, और जिसका नेम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। ये बातें आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था। आपको क्लियरली कंफर्म हो रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब चलते हैं कि आरसीएच का क्या एम था, या आरसीएच का क्या एम है, क्योंकि ये तो बन चुका है, तो इसका क्या एम है ये आज हम लोग जानेंगे। एम को जानेंगे क्योंकि आपको नॉर्मली अगर एक वर्ड बता दूं तो अ स्मॉल फैमिली इज हैप्पी फैमिली। आपको मालूम है एक स्मॉल फैमिली जो होती है वो हैप्पी फैमिली होती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि उस फैमिली के जो भी बेबी होते हैं, जो भी चाइल्ड होते हैं, उनको प्रॉपर केयर मिलता है, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, जिससे अगर स्मॉल फैमिली होगी तो कैसी रहेगी? हैप्पी फैमिली। तो ये एक एम है हमारे कंट्री का, और इसी एम को आगे जो बढ़ा रहा है वो हमारे एक प्रोग्राम के अंतर्गत, जिस प्रोग्राम का नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। ये बातें मेरी कंफर्म हो रहेंगी। चलिए अब हम एम के बारे में जानेंगे। हमारे आरसीएच का एम क्या है? तो आरसीएच के एम को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आरसीएच का एम बताया जाए आपको ना, आरसीएच का एम बता रहा हूं बेटा। तो आरसीएच का फर्स्ट एम है कि जितने भी लोग हैं उनको सेक्स रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया था 4 एस्पेक्ट, याद होगा, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था। तो जितने भी एस्पेक्ट हैं उनके बारे में जानकारी देना पहला एम था। हमारे आरसीएच का पहला एम एनसीईआरटी ने लिखा है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपुल। आप देख रहे होंगे, आपके बुक में देखिएगा ये लाइन लिखा है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपुल अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। सेक्स रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, जैसे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, आपको मैंने बताया है सोशल, इन सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी देना लोगों को, ये पहला एम है आपके आरसीएच का। तो आप बता सकते हो आरसीएच का पहला एम है क्रिएटिंग अवेयरनेस creating awareness among people about sex related aspects। सेक्स रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना, इस जानकारी को प्रोवाइड करने से ही आपकी बुक ने लिखा है एक अच्छी हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। ये हमारे इसका एम है, हमारे आरसीएच का एम है। और इस एम को बनाए रखने के लिए, इस एम को
इस एम को अवेयरनेस करने के लिए जो आपके ऑडियो विजुअल मतलब टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया जो मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये जो है आपके इनमें अक्सर ये बातें बताई जाती हैं। और ये बातें बताने के लिए आपके गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों जो एजेंसीज हैं वो इस पर वर्क कर रहे हैं। अक्सर आपने सुनते होंगे, आपने देखा भी होगा, ऑडियो दैट मीन्स रेडियो में, एंड विजुअल मतलब टेलीविजन में, और आपने मैगजीन में भी इन सभी के बारे में, न्यूज़पेपर में भी आपने जरूर स्टडी किया होगा, देखा होगा। ये सभी के बारे में बताया जाता है कि आप जैसे बच्चों जो एडोलसेंस स्टेज में जो बहुत सारे बच्चे गलत वर्क में चले जाते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट फॉल जैसा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उन बच्चों में, तो उससे वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो उनको इन सभी के बारे में नॉलेज देकर उनको इनकरेज करना, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ जैसे में गर्ल्स हैं तो उनमें मेंस्ट्रुएशन का होना, आप जानते हैं ये एक नेचुरल है, तो इससे भी बताना जिससे कि वो डिस्करेज न हो। ये सभी एम हमारे किसका है, तो हमारे गवर्नमेंट का और नॉन गवर्नमेंट दैट मीन्स एनजीओ का। नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी इस पे वर्क करते हैं, साथ में हमारी गवर्नमेंट भी करती है कि लोगों को इसकी जानकारी हो, और यही एम हमारे आरसीएच का भी है। ये बातें आप बताओगे। इसके साथ सेकंड जो बताया गया है आपका, वो है कि सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए। इसके साथ साथ स्कूलों में सेक्स एजुकेशन के बारे में भी नॉलेज दिया जाए बच्चों को, जिससे वो मिसकंसेप्शन में न चले जाए, उससे बचे रहें। ये भी एम होता है आपके आरसीएच का। तो आरसीएच का सेकंड एम है कि इन स्कूल गिव द एजुकेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड के बारे में बच्चों को अवेयरनेस किया जाए स्कूल में टीचर के द्वारा। उसके साथ साथ उनके जो रिलेटिव्स हैं, उसके साथ उनके जो क्लोज फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, ये सभी का इस पर रोल होना चाहिए। अगर सभी लोग इस पर, सबका रोल रहता है स्कूल का और पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, तो जो भी एडोलसेंस एज में जो भी बच्चे होते हैं वो गलत वे में नहीं जाएंगे, और इस तरीके से वो मिसकंसेप्शन, मैथ जो दिया है इनसे बच सकते हैं। ये हमारे आरसीएच का सेकेंड एम है। तो आरसीएच का सेकेंड एम बता सकते हैं, गिव दी नॉलेज about सेक्स एजुकेशन तो सेकेंड जो एम है वो आपका है नॉलेज देना किसके बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में। और ये कौन कर सकते हैं, तो बाय स्कूल के द्वारा हो सकता है, इसके द्वारा also by parents, close relatives, close friend,
फ्रेंड। अगर सभी लोग सेक्स एजुकेशन का नॉलेज बच्चों को देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, होने वाले चेंजेस के बारे में बताते हैं, तो श्योर है कि उनको मिसकंसेप्शन से हम बचा सकते हैं। ये आपके आरसीएच का सेकेंड एम है, ये आप बताओगे। उसके बाद और भी बहुत सारे एम हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेकेंड एम के बाद थर्ड एम जो होगा, थर्ड बता सकते हैं नॉलेज of adolescence स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक ना। एडोलसेंस एंड चेंज रिलेटेड और नॉलेज ऑफ एडोलसेंस का और साथ में चेंज रिलेटेड, ये भी आपके आरसीएच का एम है कि सभी बच्चों को नॉलेज हो किसका, तो एडोलसेंस का और चेंज रिलेटेड। उस टाइम जो भी चेंजेस होते हैं, अक्सर आप देखे होंगे कि या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने क्लास 8 में कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, या नॉलेज देना चाहिए, ये बताएंगे। इसके बाद आपका होगा फोर्थ है हाउ टू केयर प्रेग्नेंट मदर, how to take care pregnant mothers during gestation period। जेस्टेशन पीरियड के दौरान कैसे ध्यान दिया जाए, देखभाल किया जाए प्रेग्नेंट मदर को जेस्टेशन पीरियड के दौरान, ये भी आपके आरसीएच के अंतर्गत बताया जाता है। इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर आता है पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर का मतलब होता है आफ्टर पार्चुलेशन जो बेबी होता है, बेबी का जो बर्थ होता है, उस बेबी का जो प्रॉपर केयर होता है उसके बारे में नॉलेज होना, ये किसके अंतर्गत आता है, पोस्ट नेटल केयर के अंतर्गत आता है। ये भी आप बताओगे, कंफर्म हो रहा होगा आप लोगों को ना। इसके बाद आप बता सकते हो कंट्रासेप्टिव के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। कंट्रासेप्टिव डिवाइस एंड पिल्स। तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस और पिल्स का भी नॉलेज देना चाहिए जिससे कि बच्चे गलत राहों पर न जाएं। और ड्यूरिंग डे ये कंट्रासेप्टिव का मेन जो देना चाहिए वो मैरिजेबल कपल्स को इसका नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि वो ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से वो बचाएं और पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए। तो ये बातें आप बताओगे। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स का नेम और डिवाइस का नेम आप लोगों ने
क्लास 10th में स्टडी किया होगा। तो ये क्या करते हैं, तो इनके द्वारा प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जाता है, रोका जाता है। तो ये डिवाइस है, इनका भी नॉलेज किसको होना चाहिए, मैरिजेबल कपल्स को होना चाहिए। इसके साथ साथ एसटीडी 7 नंबर में आपका आता है एसटीडी जिसे बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये आपको बताया गया है। तो जब लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा तो श्योर है कि वो सेफ एंड हाइजीनिक रिलेशन बनाएंगे ड्यूरिंग द सेक्स टाइम, जिससे कि एसटीडी होने के चांसेस नहीं हो सकते हैं। तो ये सभी का नॉलेज होना चाहिए और यही नॉलेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, आपका आरसीएच, यही आपके आरसीएच का एम है। तो ये बातें आप जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में डिस्कस करेंगे जिसका नेम है एमिनो सिंथेसिस। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इसको आप देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नेम है आपका एमिनो सिंथेसिस। एमिनो सिंथेसिस क्या होता है, तो एमिनो सिंथेसिस एक टेक्निक है और इस टेक्निक का यूज किया जाता है टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ बेबी एंड प्रिवेंट टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से प्रिवेंट करना और बेबी के डेवलपमेंट को चेक करने के लिए हम लोग जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो आपका होता है एमिनो सिंथेसिस। तो एमिनो सिंथेसिस अगर आपसे कोई पूछता है तो नॉर्मली आप बता सकते हो एमिनो सिंथेसिस इज अ टेक्निक दैट यूज टू चेक अबाउट क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज इन डेवलपिंग फिटस। जो फिटस डेवलप कर रहा होता है उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एबनॉर्मेलिटीज नहीं है तो नहीं, ये सब के बारे में नॉलेज फाइंड करना किस टेक्निक के द्वारा होता है, एमिनो सिंथेसिस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो एमिनो सिंथेसिस के बारे में बता सकते हो। क्या बताओगे? मैंने आपको बताया इट इज अ टेक्निक which use to check about chromosomal abnormalities in developing fetus। डेवलपिंग फिटस में क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को चेक करने की टेक्निक जो होती है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज एमिनो सिंथेसिस। ये बातें आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसको हम लोग डिटेल अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।